नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी सुधा। कार्तिक चंद्र की अवस्था थोड़ी है, तथापि स्त्री के मरने के उपरांत द्वितीय स्त्री का अनुसंधान न करके पशु पक्षियों के शिकार में ही उन्होंने अपना मन लगाया। उनका शरीर लंबा, पतला, दृढ़ और हल्का था। दृष्टि तीक्ष्ण थी, निशाना कभी चूकता ना था। बंगाली होने पर भी उनका पहनावा युक्त प्रांत के लोगों का सा था। उनके साथ पहलवान हीरा सिंह, छक्कनलाल और गाने बजाने वाले उस्ताद खां साहब, मियाँ साहब आदि अनेक लोग रहते हैं। बेकार मुसाहिबों को भी कमी नहीं है। दो चार शिकारी बंधु बांधवों को लेकर अगहन के महीने में कार्तिक चंद्र नैदी नदी की किनारे शिकार खेलने के लिए गए। नदी के बीच दो बड़ी नावों में उनका निवास हुआ। और भी दो चार नावें उनके साथ थी। उनमें नौकरों, चाकरों और मुसाहिबों का डेरा था। गांव की बहू बेटियों का तो पानी भरना और नहाना धोना एक प्रकार से बंद सा हो गया। दिन भर बंदूक की आवाज़ से जल स्थल कांपा करता और शाम को उस्तादों की तान से गांव के लोगों की नींद हराम हो रही थी। एक दिन सवेरे कार्तिक चंद्र अपने बजरे में बैठे अपने हाथ से बंदूक का चोंगा साफ कर रहे थे। इसी समय पासी बतख की आवाज़ सुनकर आंख उठाकर उन्होंने देखा, एक बालिका दोनों हाथों से दो बतखों को छाती से लगाए हुए घाट पर लिए खड़ी है। नदी छोटी थी, उसमें प्रवाह मानो था ही नहीं। जगह जगह पर तरह तरह की सेवार फैली हुई थी और वह लड़की दोनों बतखों को पानी में छोड़कर एकदम वे हाथ से निकलकर दूर दूर न चली जाएं, इस प्रकार के त्रस्त सतर्क स्नेह के भाव से उन्हें पास ही रखने की चेष्टा करने लगी। जान पड़ा कि और दिन वह अपनी बतखों को पानी में छोड़कर चली जाती थी, किंतु इन दिनों शिकारियों के डर से निश्चिंत भाव से उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उस लड़की का सौंदर्य बिल्कुल ही नए ढंग का था, मानो विश्वकर्मा ने उसे अभी गढ़कर जान डाल दी है। उसकी अवस्था का निर्णय करना कठिन है। शरीर में जवानी के चिन्ह प्रकट हो आए हैं, किंतु उसका मुख ऐसा भोला है कि संसार के रंग ढंग ने मानो उसे अभी बिल्कुल स्पर्श ही नहीं किया। जवानी के आने की खबर मानो उसको अभी तक नहीं मिली। दम भर के लिए कार्तिक चंद्र मानो बंदूक की नली ही साफ करना भूल गए। मानो वे कोई स्वप्न देखने लगे। ऐसी जगह पर ऐसा चेहरा देखने की उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी। तथापि किसी राजा के अंतःपुर की अपेक्षा उसी जगह वह चेहरा भला लगता था। सोने की फूलदानी की अपेक्षा पेड़ में ही फूल की अधिक शोभा होती है। उस दिन शरद ऋतु की ओस की बूंदों से और सवेरे की धूप से नदी तट पर का विकसित सवन बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। और उसी के बीच वह भोला भाला सुंदर मुख देखकर कार्तिक चंद्र मुग्ध हो गए। इसी समय एकाएक वह लड़की डरकर रुआंसा सा मुंह बनाकर जल्दी से दोनों बतखों को गोद में लेकर अव्यक्त आत्र कर शब्द करती हुई घाट से चल दी। कार्तिक चंद्र ने उसके कारण का पता लगाने के लिए बजरे के बाहर आकर देखा। उनका एक रसिक मुसाहिब केवल कौतुक के लिए बालिका को डराने के लिए उन बतखों की ओर बंदूक तान रहा था। कार्तिक चंद्र ने पीछे से बंदूक छीनकर एकाएक उसके गाल में एक थप्पड़ लगा दिया। अकस्मात रंग में भंग देखकर वह मुसाहिब वहां से टल गया। कार्तिक चंद्र फिर बजरे के भीतर जाकर बंदूक साफ करने लगे। थोड़ी ही देर में कार्तिक चंद्र ने एक कबूतर को गोली मारी। गोली खाकर कबूतर कुछ दूर पर गिर पड़ा। शिकार का पता लगाने के लिए कार्तिक चंद्र उस 10-5 घर के छोटे से गांव में गए। उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। उन्होंने देखा वह घर के द्वार पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वही लड़की बैठी हुई है और उसकी गोद में वही घायल कबूतर है। वह लड़की फूल फूट कर रोती हुई स्नेह से उस कबूतर के ऊपर हाथ फेर रही है और पास ही के एक पेड़ के थाले से आंचल भिगोकर प्यासे कबूतर के मुंह में पानी निचोड़ रही है। पालतू बिल्ली दोनों पैर फैलाए कबूतर की ओर लुब्ध दृष्टि से देख रही है, किंतु वह बालिका उंगली दिखाकर उसके बढ़े हुए आग्रह को बार बार दमन कर देती है। गांव के भीतर दोपहर के सन्नाटे में यह करुण चित्र देखते ही कार्तिक चंद्र के हृदय में अंकित हो गया। पेड़ के पत्तों के भीतर से छाया और धूप आकर उस बालिका के ऊपर पड़ रही थी। उसके पास एक परिपुष्ट गऊ
भोजन के उपरांत बैठी हुई पागुर कर रही थी और सिंह पूंछ हिला हिलाकर मक्खियां हाँकती जाती थी। पास ही हवा से हिल रही बांस की पत्तियों का शब्द सुनाई पड़ रहा था। सवेरे नदी तट पर जो बालिका वन लक्ष्मी की तरह दिखाई पड़ रही थी, वह यहाँ दोपहर को स्नेहपूर्ण गृह लक्ष्मी के समान दिखाई पड़ी। कार्तिक चंद्र बंदूक हाथ में लिए एकाएक उस बालिका के आके आकर बहुत ही संकुचित हो पड़े, मानो चोरी के माल सहित चोर पकड़ लिया गया। उनकी इच्छा हुई कि किसी तरह वे प्रमाणित करे कि कबूतर मेरी गोली से घायल नहीं हुआ। किसी तरह इस बात की चर्चा चलावे। कार्तिक चंद्र यही सोच रहे थे। इसी समय घर के भीतर से किसी ने पुकारा, सुधा। बालिका तो जैसे चौंक उठी। फिर किसी ने पुकारा, सुधा। तब वह बालिका जल्दी से कबूतर को लेकर घर के भीतर चली गई। कार्तिक चंद्र ने अपने मन में कहा, नाम तो बहुत ही ठीक है, सुधा। उसके बाद वे नाव पर आकर बंदूक रखकर उसी घर के सदर दरवाजे पर फिर उपस्थित हुए। देखा, एक सिर मुड़ाए हुए शांत मूर्ति ब्राह्मण चबूतरे पर बैठे भक्तमाल पढ़ रहे हैं। कार्तिक चंद्र ने उन ब्राह्मण के भक्ति मंडित मुख के गंभीर स्निग्ध शांत भाव के साथ बालिका के दयाद्र मुख के सदृश्य का अनुभव किया। उन्होंने ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा, प्यास लगी है महाशय, क्या लोटा भर जल मिल सकता है? ब्राह्मण ने सादर उनको बिठलाया और भीतर से कुछ बताशे और लोटे भर पानी लेकर अतिथि के सामने रख दिया। कार्तिक चंद्र के जल पी चुकने के बाद ब्राह्मण ने उनका परिचय पाने की इच्छा प्रकट की। कार्तिक चंद्र ने अपना परिचय देकर कहा, महाशय, अगर मैं आपका कुछ उपकार कर सकता तो अपने को कृतार्थ समझता। उन ब्राह्मण का नाम नवीन चंद्र बनर्जी था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरा क्या उपकार करोगे? एक सुधा नाम की मेरी लड़की है, उसे किसी अच्छे लड़के को सौंपना ही मेरे लिए एक कार्य रह गया है। पास के स्थानों में कहीं कोई अच्छा सुशील सुपात्र कुलीन लड़का नहीं दिखाई पड़ता। दूर जाकर पता लगाने की सामर्थ्य नहीं। घर में भगवान की मूर्ति है, उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं हो सकता। कार्तिक चंद्र ने कहा, नाव पर आप मुझसे अगर मिल सके तो मैं एक कुलीन अच्छा लड़का बतला सकता हूँ। इधर कार्तिक चंद्र के भेजे दूतों ने नवीन चंद्र बनर्जी की कन्या सुधा के बारे में गांव से जिससे पूछा, उसी ने कन्या के स्वभाव की बड़ी बड़ाई की। दूसरे दिन नवीन चंद्र जब नाव पर आए तब कार्तिक चंद्र ने उनको प्रणाम करके बिठलाया और बातों ही बातों में यह जताया कि वे उनकी कन्या से ब्याह करना चाहते हैं। ब्राह्मण इस अचिंतित असंभव सौभाग्य की बात सुनकर बहुत विस्मित हुए। उन्हें जान पड़ा कार्तिक चंद्र को कुछ भ्रम हो गया है। उन्होंने फिर कहा, तुम मेरी कन्या के साथ ब्याह करोगे? हाँ, अगर सम्मति हो तो मैं तैयार हूँ। नवीन चंद्र ने फिर पूछा, सुधा के साथ? हाँ। नवीन चंद्र ने स्थिर भाव से प्रश्न किया, तुमने उसको अभी तो देखा सुना नहीं? कार्तिक चंद्र ने जैसे उससे सचमुच ही नहीं देखा ऐसा ढंग करके कहा, इसके लिए आप कुछ चिंता ना करें। नवीन ने गदगद होकर कहा, मेरी सुधा बहुत ही सुशील लड़की है, घर गृहस्थी के काम करने में अद्वितीय है। तुम जैसे बिना देखे ही उसे ब्याहने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी सुधा सदा तुम्हारे मन के माफिक रहकर तुमको सुखी करे। माघ के महीने में ब्याह होना पक्का हो गया। गांव के रईस मजूमदार बाबू के पुराने घर में ब्याह का स्थान निर्दिष्ट हुआ। यथा समय पालकी पर चढ़कर रोशनी और गाजे बाजे के साथ वर आकर उपस्थित हुआ। विवाह के समय एक बार मांग में सिंदूर लगाने के अवसर पर वर ने कन्या की ओर देखा। सिर झुकाए लज्जाशीला सुधा को कार्तिक चंद्र अच्छी तरह देख नहीं सके। आनंद के मारे आंखों में चकाचौंध सी लग गई। कुल रीति के अनुसार वर को घर के भीतर मुंह झुटलाने के लिए जाना पड़ा। वहां एक स्त्री ने जबरदस्ती वर के द्वारा कन्या का घूंघट खुलवाया। घूंघट खोलते ही कार्तिक चंद्र मानो चौंक पड़े। यह तो वह लड़की नहीं। एकाएक मानो उनके सिर पर वज्र गिर गया। दम भर में मानो वहां सब रोशनी बुझ गई और उस अंधकार की भैया ने मानो नववधु के मुख को भी अंधकारमय बना दिया। कार्तिक चंद्र ने अपने मन में दोबारा ब्याह न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। भाग्य ने उस प्रतिज्ञा को इस तरह की दिल लगी करके चुटकी बजाते बजाते नष्ट कर दिया। कितने ही अच्छे अच्छे ब्याह आए और उनको कार्तिक चंद्र ने नामंजूर कर दिया। ऊंचे घराने के संबंध का ख्याल, धन का प्रलोभन और रूप का मोह उनको डिगा नहीं सका। किंतु अंत को एक अपरिचित गांव में एक अज्ञात दरिद्र के घर ऐसी विडंबना सहनी पड़ी। लोगों के मुंह को किस तरह दिखाएंगे?
पहले ससुर के ऊपर क्रोध आया, ठग ने एक लड़की दिखाकर दूसरी लड़की मुझे ब्याह दी, किंतु फिर उन्होंने सोचा कि नवीन चंद्र ने तो लड़की दिखाई ही नहीं, वह तो ब्याह के पहले लड़की दिखाने को राजी थे, किंतु कार्तिक चंद्र ने खुद ही नाही तो कर दी थी। अपनी बुद्धि के दोष को किसी के आगे प्रकट न करना ही उन्होंने अच्छा समझा। वे दवा की तरह उस बात को पी गए, किंतु उनके मुख का भाव बिगड़ गया। ससुराल की औरतों का मस्खरापन अब उन्हें बुरा मालूम पड़ने लगा। अपने और सर्वसाधारण के ऊपर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ आया। इसी समय कार्तिक चंद्र के पास बैठी हुई नववधु एकाएक अव्यक्त भय का शब्द करके चौंक पड़ी। सहसा उसके पास से एक खरगोश का बच्चा दौड़ता हुआ निकल गया। उसी दम उस दिन की वही लड़की खरगोश के बच्चे के पीछे दौड़ती हुई आई। खरगोश के बच्चे को पकड़कर उसके गाल पर गाल रखकर वह दुलारने लगी। अरे अरे, वह पगली आ गई। यह कहकर सब औरतें इशारे से वहां से चले जाने के लिए उससे कहने लगी, किंतु उधर कुछ ध्यान न देकर वर और कन्या के सामने बैठकर बच्चों की तरह कौतूहल के साथ क्या हो रहा है वह देखने लगी। एक स्त्री उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से हटाने की चेष्टा करने लगी। कार्तिक चंद्र ने कहा कि उसे बैठी रहने दो। इसके बाद उस लड़की ने से कार्तिक चंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की कुछ उत्तर न देकर वर की ओर ताकने लगी। वहां जितनी औरतें बैठी थी सब हंसने लगी। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी बत्तखें अच्छी हैं? कुछ उत्तर न देकर बिना किसी संकोच के उसी तरह वह लड़की कार्तिक चंद्र के मुंह की ओर ताकती रही। कार्तिक चंद्र ने फिर साहस करके पूछा, तुम्हारा वह कबूतर अच्छा हो गया? फिर भी कुछ उत्तर ना मिला। सब औरतें इस तरह हंसने लगी जैसे वर को बड़ा भारी धोखा हुआ। अंत को पूछने पर कार्तिक चंद्र को मालूम हुआ कि वह लड़की गूंगी और बहरी है। गांव के सभी पशु पक्षी उसके साथ ही हैं। उस दिन सुधा की पुकार सुनकर जो वह घर के भीतर गई थी वो केवल एक अनुमान मात्र था। यह सुनकर कार्तिक चंद्र अपने मन में चौंक पड़े। जिसको ना पाकर वे पृथ्वी को सुख से शून्य समझने लगे थे, भाग्यवश उसी के हाथ से छुटकारा पाकर उन्होंने अपने को धन्य समझा। कार्तिक चंद्र ने अपने मन में कहा, अगर मैं इसी लड़की के बाप के पास पहुंचता और वह मेरी प्रार्थना के अनुसार कन्या को किसी तरह मेरे गले मड़कर छुटकारा पाने की चेष्टा करता, तो जब तक अपने हाथ से निकल गई उस लड़की का मोह उनके मन में हलचल डाले हुए था, तब तक वे अपनी स्त्री के संबंध में बिल्कुल अंधे हो रहे थे। पास ही और कोई सांत्वना का कारण है या नहीं, यह देखने की प्रवृत्ति भी उन्हें नहीं थी। किंतु ज्यों ही उन्होंने उस लड़की के गूंगे और बहरे होने की बात सुनी, त्यों ही उनकी दृष्टि के सामने मानो जगत के ऊपर से काला पर्दा हट गया। कार्तिक चंद्र ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देकर एक बार सुयोग पाकर अपनी स्त्री की ओर देखा। उस समय उन्हें अपनी नवविवाहिता स्त्री लक्ष्मी से भी बढ़कर नजर आ रही थी।